वाला है। अब ये वाले चैप्टर में लास्ट अपन ने जो चैप्टर देखा था जहां पे हमारा सिर्फ महाराष्ट्र की इकोनॉमी की बात किया था हमने, वो महाराष्ट्र की इकोनॉमी के अलावा अब हमें रूरल इकोनॉमी को समझना है। एंड व्हेन आई से रूरल, तो रूरल क्या सिर्फ महाराष्ट्र में है? चंडीगढ़ में भी, आई मीन पंजाब में भी हो सकते हैं, तमिलनाडु में भी हो सकते हैं, आंध्र प्रदेश में भी हो सकते हैं। तो सर अब हमें जो रूरल एरिया के बारे में समझना है वो ऑल ओवर दी इंडिया के बारे में समझना है। तो चलो, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडियन इकोनॉमी इज प्रीडोमिनेटली अ रूरल इकोनॉमी। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज ड्रिवन बाय इट्स रूरल डेवलपमेंट। सर जितना आपका रूरल का डेवलपमेंट होगा उतना ही आपका नेशन का डेवलपमेंट होगा। It is true that India lives in the villages. The term rural development is a subset of the broader term development. The term rural development connotes, that is defines, that is explains. Connotes means explains, defines. The overall development of rural areas with the view to improve the quality of the life. According to 2011 census, 2011 में जो census हुआ था उसके बाद में अब second census कब होने वाला है? 2021 सेंसस हर 10 साल में प्रमोट होता है। द टर्म रूरल, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, द कंट्रीज रूरल पॉपुलेशन इज, जो पॉपुलेशन शहर में नहीं गांव में रहती है, दैट इज 83.25 करोड़, दैट इज 68.8 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया। सर इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है ना उसका मोटा मोटी ऑन एन एवरेज 70% लोग गांव में रहते हैं एज पर 2011। There has been a wide consensus that rural development should be inclusive and sustainable in order to alleviate the poverty, in order to eliminate the poverty. Alleviate means eliminate. ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था। अब रूरल डेवलपमेंट को अगर हमको फोकस करना है तो सर रूरल डेवलपमेंट में हमें किन किन सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा? The concept of rural development was born in the context of agriculture and it remained for a long time with the agricultural development in India. सर जब हम ये बात करते थे कि रूरल एरियाज में डेवलपमेंट आना चाहिए तो पहले के लोगों की ये थिंकिंग थी कि रूरल डेवलपमेंट मतलब एग्रीकल्चर में सुधार। सर लेकिन अब हमको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि सिर्फ एग्रीकल्चर में सुधार होने से नहीं होगा, उसके साथ में हमें एग्रीकल्चर पर तो ध्यान देना ही देना है, साथ में विलेज के इंडस्ट्रीज के ऊपर भी ध्यान देना है, हमें सर्विसेज के ऊपर भी ध्यान देना है और हमें एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान देना है। पहले की कॉन्सेप्ट से हमें एग्रीकल्चर के बारे में बात करती थी कि अगर आप खेती को सुधारो तो हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा, बट गवर्नमेंट ने बोला, हमने ऐसा समझ में आया, हमारी इकोनॉमी ने हमको यह सिखाया कि सर सिर्फ एग्रीकल्चर से फर्क नहीं पड़ेगा, एग्रीकल्चर आपने इंप्रूव कर भी दी, अगर वहां पे लाइफ प्रॉपर नहीं है, वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रॉपर नहीं है तो वो गांव ही रहा ना, वो शहर थोड़ी बनने वाला है। तो सर अगर हमें रूरल डेवलपमेंट करवाना है तो हमें इन 4 फैक्टर्स पर फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला तुम्हारा एग्रीकल्चर, सेकंड इज विलेज इंडस्ट्रीज, थर्ड इज योर सर्विसेज एंड फोर्थ इज योर एजुकेशन। ठीक है, चलो रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एक मिनट सॉरी, रूरल डेवलपमेंट इज अ स्ट्रेटेजी डिजाइन्ड टू इंप्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज द रूरल पुअर। Rural development involves extending the benefits of the development to the poorest among those who seek the livelihood in the rural areas। मतलब सर रूरल एरियाज में जो इंसान गरीब से गरीब है उसके पास में भी वही सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए जो वहां से जो भी सबसे अमीर इंसान है उसके पास। सर वो कौन सा ग्रुप है? स्मॉल स्केल फार्मर, टेनेंट्स एंड द लैंडलेस। टेनेंट्स मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय टेनेंट्स? ये नाम सुना है टेनेंट्स? टेनेंट्स टेनेंट्स मीन्स जो भाड़े पे रहता है। मेरे पास में एक रूम है, मैंने तुमको भाड़े पे दिया तो यू वुड बी माई टेनेंट, आई वुड बी योर लैंडलॉर्ड। आई बात समझ में? सपोज ए के पास प्रॉपर्टी थी, उसने बी को रेंट पर दिया जिसके बदले में ये इसको पैसा देता था जिसे हम रेंट बोलते हैं, और ए ने इसको दिया लैंड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, हॉल जो भी होगा। तो सर जो बी रहेगा ना, बी इसको बोला जाएगा टेनेंट, और ए जो इसका मकान मालिक है इसको बोला जाएगा लैंड लॉर्ड। ठीक है, चलो रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन जनरल, पहला है एग्रीकल्चरल सेक्टर, दूसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर, तीसरा है सर्विस सेक्टर। सर रूरल में भी हर जगह पे कहीं पर भी बात करो, शहर में बात करूंगा तो शहर में सिर्फ 2 ही सेक्टर्स आ सकते हैं, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर आएगा और एक सर्विस सेक्टर आएगा, बट गांव में
आपके पास में एक एडिशनल सेक्टर है क्योंकि आपके पास में खेती करने के लिए जमीन है। शहर में खेती करने के लिए जमीन का है, तुम ले सकते हो कि 1 एकड़ की जमीन शहर के अंदर। शहर के अंदर 1 एकड़ की जमीन लेने गए तो 150 करोड़ रुपए लग जाएंगे तुम्हारे, और उसके अंदर भी बैठ के क्या खेती करोगे, उससे क्या इनपुट मिलेगा, क्या आउटपुट मिलेगा तुमको। तो खेती करने के लिए आपको गांव में ही जाना पड़ेगा, शहर में आप खेती नहीं कर सकते। सर शहर में खेती क्यों नहीं कर सकते, वो भी पहले गांव ही था, बट यहाँ के लोगों ने जमीन बेच के उस पर हमने कंक्रीट के जंगल्स क्रिएट कर दिए, तो अब वो शहर में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमें खेती करना है तो हमें गांव में ही जाना पड़ने वाला है, ठीक है। तो सर रूरल में कौन कौन से ऑक्यूपेशंस है, तो 3 है सर। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर है, दूसरा इंडस्ट्री आप सेटअप कर सकते हो, या तो तीसरा सर्विस सेक्टर, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। एग्रीकल्चरल सेक्टर, the rural population in India is classified into agricultural sector which has been subdivided as agriculture and allied activities। मतलब सर ये एग्रीकल्चर में भी ना 2 अलग से है, एक रहेगा सर एग्रीकल्चर जो मेन रहेगा, और एक रहेगा अलाइड एक्टिविटीज। अलाइड एक्टिविटीज मतलब सपोर्टिंग एक्टिविटीज। सर फॉर एन एग्जांपल सपोर्टिंग एक्टिविटीज मतलब कैसा, सर थिएटर का मेन बिजनेस क्या है, थिएटर्स का मेन बिजनेस क्या होता है, मूवीज दिखाना, शो दिखाना, बट उनका अलाइड बिजनेस क्या होता है, रेस्टोरेंट्स। मूवी थिएटर कोई भी रेस्टोरेंट के भरोसा नहीं खोलता है, लेकिन रेस्टोरेंट में भी उसको इतना अच्छा प्रॉफिट मिलता है कि वो मूवी के साथ में एकदम परफेक्ट मैच हो जाता है। अलाइड एक्टिविटीज मतलब सपोर्टिंग एक्टिविटीज टू द मेन एक्टिविटी। आई बात समझ में। सर खेती करना, ठीक है, खेती करना इज मेन एक्टिविटी, बट खेती करने के बाद में जो अनाज आता है उसको स्टोर करना, दैट इज गोडाउन की फैसिलिटी, दैट इज एन अलाइड एक्टिविटी। आई बात समझ में। और कुछ एग्जांपल दे सकते हो ऐसा कुछ कि मेन एक्टिविटी ये है लेकिन उसके साथ में ये कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटी रहेगी जो उसको सपोर्ट करती है। सोचो खुद के दिमाग से कुछ, क्या ऐसी कोई एक्टिविटी का एग्जांपल दे सकते हो, बिजनेस का बोलो या कोई भी चीज का बोलो। परफेक्ट सर, कोई भी एक हॉस्पिटल क्रिएट होता है तो हॉस्पिटल का मेन काम है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, बट साथ में अलाइड एक्टिविटी होती है उसकी मेडिकल शॉप्स। बहुत सारे हॉस्पिटल के खुद की फार्मास्यूटिकल्स होती है ना, उसके खुद की फार्मा होती है, उसके हॉस्पिटल के नीचे अंडरग्राउंड में जाओगे तो फार्मा रहेगा, दैट इज अलाइड एक्टिविटी, ठीक है। एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मार्जिनल एंड लार्ज फार्मर। ऐसे ही एक बिजनेस का कुछ तो भी एक टर्म पड़ा था जिसमें छोटा, थोड़ा बड़ा और उससे थोड़ा बड़ा एक इंडस्ट्री होता था। इसके पहले वाले चैप्टर में ऐसा एक 4 अल्फाबेट का अपन ने कुछ पढ़ा था। हाँ ना 4 अल्फाबेट्स है, वो अल्फाबेट्स, उसको एक्सपांड करना पड़ता है हमें। एंटरप्राइजेस, सेकेंड वर्ड इज योर एंटरप्राइजेस, और यहां पे कुछ अल्फाबेट आता है, 4 अल्फाबेट। हिंट, सर बिजनेस को लेके एक बिजनेस को लेके ही है, बट क्या है उसका नाम। एमएसएमईज, एमएसएमईज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। गधेड़ो पढ़ा था, नहीं पढ़ा था अपन ने, ओ अरे पढ़ा था ना, एमएसएमईज दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मैंने तुमको बोला था कि लार्ज एंटरप्राइजेस इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे वर्कर्स को या फार्मर्स को भी इसी तरीके से डिफाइन किया है, स्मॉल, मार्जिनल एंड लार्ज फार्मर्स। अलाइड सेक्टर कंसिस्ट ऑफ प्लांटेशन, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, डेयरी, हॉर्टिकल्चर, ये सारे सेक्टर्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, industrial sector is defined as the economy activity concerned with the processing of raw materials and manufacture of the goods in the factories। इंडस्ट्री को हमने यही समझा था सर, हम आपके रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं और उसको फिनिश प्रोडक्ट में बनाते हैं, यही तो हमने प्रोसेस देखा था, रॉ मटेरियल, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ठीक है। दिस सेक्टर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल, कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज। तो सर ये इसमें 3 टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, एकदम छोटी वाली स्मॉल स्केल, उससे थोड़ी बड़ी कॉटेज, और उसके बाद में इंडस्ट्रीज होती है डायरेक्ट सेटअप, दैट इज रूरल इंडस्ट्रीज। एंड थर्ड इज सर्विस सेक्टर। सर गांव में एक तीसरा अपॉर्चुनिटी भी होता है जिसका नाम है सर्विस सेक्टर। द सर्विस सेक्टर टर्म्ड एज द टर्शियरी सेक्टर इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। सर एग्रीकल्चर में गुड्स की है, इंडस्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस किए, बट सर्विस सेक्टर में गुड्स नहीं है, आप सर्विस देने वाले हो to the businessman as well as the final consumers such as accounting services,
ट्रेडमैनशिप मतलब कुछ सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, लाइक मैकेनिक, प्लम्बर सर्विसेज, कंप्यूटर सर्विसेज, रेस्टोरेंट, टूरिज्म एटसेट्रा। अपन ने बात की थी टूरिज्म की महाराष्ट्र की इकोनॉमी के अंदर। हमने एक बात किया था एक मंदिर की एक मान्यता की, वहां से हम कहां तक पहुंच चुके थे। तो सर ये टूरिस्ट का क्या होगा, यही तरीके से हो सकता है। द सर्विस सेक्टर हैज बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू होलसेलर एंड रिटेलर, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल। होलसेलर और रिटेलर ये क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय होलसेलर, व्हाट डू यू मीन बाय रिटेलर? होलसेलर जो सीधा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से या फैक्ट्री से माल उठाते ओके थोक में। ओके और रिटेलर मतलब जो आम जनता को बेचते हैं। तो होलसेल वाले आम जनता को नहीं बेचते? होलसेल वाले तो वो सीधे पैक की पैक बेचते हैं 1000 का पैक, 1000 का पैक। ओके ओके ठीक है और रिटेलर 1 पीस सेल करते हैं। ठीक है, जस्टिफाइड। सिद्धि तू कुछ बोल रही थी? मतलब शॉपकीपर से रिलेटेड ही बोल रही थी सर। थोड़ा एक्सपांड करके बोल। मतलब अगर हम होलसेलर के पास जाएंगे तो मतलब एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में लेना, मतलब उसको मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा सर होलसेलर ओके के पास। ओके और रिटेलर के पास? मतलब वो दे सकता है आपको, मतलब एक आधा हम्म डॉलर का, मतलब आपको सिंपल में चाहिए तो वैसे। अच्छा ठीक है। संस्कृति कुछ हेल्प कर पाएगी इसमें? संस्कृति तू म्यूट पर है, बोल पाएगी कुछ? रिटेलर मतलब जो अपना जो माल होता है वो एकदम मतलब हम जैसे पैक में लेते हैं, कुछ चीज़ें होती है जो हम डजन में लेते हैं वो एकदम पैक में लेते हैं, वो होलसेलर होते हैं। और जो रिटेलर होते हैं वो एक एक चीज़ बेचते सिंगल यूनिट बेचते हैं। अच्छा मतलब कैसा होता है कि सपोज एक है फैक्ट्री, फैक्ट्री से माल निकलकर जाता है एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास। फैक्ट्री से माल निकलकर जाता है एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ये डिस्ट्रीब्यूटर, सॉरी हाँ ठीक है समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये डिस्ट्रीब्यूटर देता है होलसेल वालों को। ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा दुकान नहीं घूमेगा। वो डिस्ट्रीब्यूटर सारा एक फ्रेंचाइजी लेके बैठ जाएगा कि मैं इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेके बैठा हूं। अब तुमको अगर कोई भी सपोज नाइकी के शूज चाहिए, नाइकी के फैक्ट्री में फोन कर थोड़ी बोलोगे, तो उस फैक्ट्री के आउटलेट को फोन करके बोलोगे। दैट आउटलेट इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूटर। और वो डिस्ट्रीब्यूटर अगर कुछ ज्यादा ऑर्डर आता है तो वो कंपनी को फोन करके बोलेगा कि भाई साहब ये कंपनी ओ कंपनी मुझे ना ये सारे ऑर्डर आ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जनरली कंपनी का आदमी रहेगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा ग्रीन वाला, ये तुम्हारे होलसेलर्स को बेचेगा। होलसेलर ये सारा माल परचेस करके घर घर जाके दुकानों वालों को नहीं बेचने वाला, ये बेचेगा रिटेलर्स को। नाम ही है होल सेल। एक साथ पूरा माल बेच दूंगा। उसको तुझे टुकड़े टुकड़े में बेचना है, एक साथ बेचना है, अलग अलग करके बेचना है, वो तू जाने, तेरा काम जाने। मैं इसका काम पूरा रिटेलर को, मैं होल सेल कर दूंगा एक रिटेलर को। और दूसरे का नाम है रिटेलर, जो रिटेल में बेचता है। ये रिटेलर इंडिविजुअल कंज्यूमर को बेचेगा, जो लास्ट एंड कंज्यूमर रहेगा। जैसे मैंने ये माउस लाया, मैंने ये माउस रिटेलर से लाया, लेकिन रिटेलर ने होलसेलर से 2000 माउस खरीद लिए होंगे, और होलसेलर ने ये ऑर्डर दिया होगा डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर ने डायरेक्टली ऑर्डर दिया होगा फैक्ट्री के अंदर। तो इस तरीके से अपनी पूरी चेन चलेगी। ठीक है, ओके। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स बोले तो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स या मतलब जो इंडस्ट्री से मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट आप चाहो तो कुरियर सर्विसेज पकड़ लो, आप चाहो तो बस सर्विसेज पकड़ लो, आप चाहो तो ट्रक सर्विसेज पकड़ लो। अपन बहुत सी बार ऐसे कभी जाते हैं रास्ते में तो बहुत बड़े बड़े शिपमेंट्स दिखते हैं, वो ऐसे ट्रक के पीछे से बांध के रखे हुए होते हैं, देखा तुमने? बहुत बड़े बड़े ऐसे एल्यूमिनियम के या आयरन के यू जैसे सर्कल वगैरह होते हैं, कुछ रोल्स वगैरह होते हैं, और वो ट्रक को चेन से बांधे हुए होते हैं, ट्रक चलते रहता है, लाइन से 3-4 ट्रक चलते हैं। तो ये ट्रक की जो लॉबी चलती है, ये निकलते हैं कोलकाता से, इनको माल पहुंचाना होता है चेन्नई। अभी फ्लाइट से बेचेगा तो धस नहीं जाएगा अपना एयरप्लेन, तो फ्लाइट से बेच नहीं सकते।
रेलवेज उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं, क्योंकि रेलवेज की भी तो एक हाइट और विड्थ है, लेकिन बाय रोड आप कुछ भी भेज सकते हो। तो ये आ गया आपका ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स। प्रोफेशनल एंड टेक्निकल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सारे हो गए आपके प्रोफेशनल्स और टेक्निकल्स, मतलब जिनको टेक्निकल नॉलेज ज्यादा होता है। तो ये सारे सेक्टर्स है आपके एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। मुझे फटाफट ये तीनों रीड करके दो, उसके आगे आगे चलता हूं फिर। अब रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया हैज विटनेस्ड वेरियस प्लान्स एंड पॉलिसीज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? गवर्नमेंट दो टाइप के मैंने बताया था, कौन कौन से टाइप के गवर्नमेंट होते हैं? परफेक्ट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और एक स्टेट गवर्नमेंट होगा। Initiated by the government as well as the non-government levels. Appropriate strategies for the rural development will lead to economic growth and development of the country. Sir, पता है हमको ये बात? Significance of the rural development in India. Sir, rural development में किन किन जगहों पर हमने क्या क्या changes लाए हैं, ये बात करना है। सबसे पहले public health and sanitation. Rural development helps to improve sanitation and hygiene, providing safe drinking water and affordable health facilities. This would lead to an improvement in the quality of the life of the rural people. सेकेंड, लिटरेसी रेट इन रूरल एरियाज। महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट कितना है? 84%। चलो परफेक्ट। नालायक को पढ़ नहीं रहे हो बच्चे लोग तुम। टेस्ट अपनी कब है? टेस्ट अपनी आज है? आज ही है ना? हाँ। लिटरेसी रेट इन रूरल एरियाज। लिटरेसी इज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक चेंज। सर ये आपकी इकोनॉमी को भी चेंज करता है और सोशल बैलेंस को भी चेंज करता है, इसीलिए सोशल इकोनॉमिक चेंज बोला जाता है। हाउएवर देयर इज अ कंसिडरेबल गैप बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन लिटरेसी रेट। सर बट ऑफ कोर्स एक शहर में हर इंसान चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े, जबकि गांव में आज भी वही कंसेप्ट है कि पढ़ाई लिखाई करके करना क्या है, आखिर चलाना तो हमको हल ही है। तो वहां के लोग उतने फैसिलिटीज न होने के वजह से भी और प्लस खुद की मेंटेलिटी होने के वजह से भी अपने बच्चों को शहर में बोलो या गांव में बोलो, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, बट वो लिटरेसी रेट के ऊपर फोकस नहीं करते, वो पढ़ाई लिखाई पर फोकस नहीं करते हैं। उनका एम ये होता है कि मेरे साथ में खेती करने, आज मैंने खेती किया तूने भी खेती करना चाहिए। इसी के वजह से रूरल का लिटरेसी रेट दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है, जबकि अर्बन का लिटरेसी रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। However, there is a considerable gap between the rural and the urban literacy rates. Rural development helps to bridge the gap by making the provision for educational facilities at all the levels. Third, women empowerment. Rural development helps to reduce gender disparity. हम जो बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी के बारे में, वो हम ब्रॉड विजन रख के बोले तो समझ में आएगा, लेकिन रूरल एरियाज में वो आज भी नहीं पसंद आता। वहां पे आज भी अगर कोई लेडी है तो उसके लिए फैसिलिटीज अलग रहेगी, जेंट्स है तो उसके लिए फैसिलिटी अलग रहेगी, इसके लिए प्रोविजंस अलग रहेंगे, इसके लिए प्रोविजन अलग रहेंगे। हम दोनों कभी एक्सेप्ट कर, मतलब रूरल एरियाज में ये चीज एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं कि एक मैन और एक वुमेन एट आर सेम लेवल और एट आर पार, ये वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसी के लिए वहां पे हमेशा जेंडर बायसनेस होता है, जेंडर इनइक्वालिटी होती है। रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस द जेंडर डिस्पैरिटी, मीट्स द डाइवर्स नीड्स ऑफ द रूरल वुमेन एज वेल एज एनकरेज देयर पार्टिसिपेशन इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मतलब कैसा होता है? गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स है जहां पे वो गांव में जाके एक कैंप सेटअप करते हैं या कुछ दिनों के लिए कोई एक प्रोग्राम अरेंज करते हैं जिसमें वो स्किल्स सिखाते हैं। लेट इट बी पॉटरी स्किल्स, लेट इट बी सम टेक्सटाइल स्किल्स, लेट इट बी सम नेटिंग स्किल्स, ये सारी स्किल्स सिखाया जाता है स्पेसिफिकली फॉर विमेन, ताकि विमेन अपने घर से बाहर निकले। जो वो कॉन्सेप्ट है कि विमेन अगर कोई एक लड़की है तो वो घर का चूल्हा चौका ही संभालेगी, ये कॉन्सेप्ट से वो धीरे धीरे बाहर निकले, और बाहर निकल के वो करे क्या, इसके लिए गवर्नमेंट उनको स्किल्स सिखाता है ताकि वो उन स्किल्स को यूज करके चाहे तो आउटसाइड देयर रूरल एरियाज या इन रूरल एरियाज ओनली वो एक कुछ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, और जैसे जैसे वो एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली पूरा रूरल डेवलपमेंट शुरू होना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी एड्स होती है वो विमेन डोमिनेटेड होती है। तुम कोई भी एड ले लो तो विमेन डोमिनेटेड है। क्यों? क्योंकि अब एड अगर कोई चल रही है, अब ऐसा तो कोई सिस्टम रहा ही नहीं कि सिर्फ शहर में टीवी बची है, गांव में भी टीवी आने लग गई है, गांव में भी डिश टीवी आने लग गई है, चाहे वो टाटा स्काई हो, जीटीपीएल हो या जो भी हो। तो एड जब कोई इंसान देख रहा है तो शहर में भी वही एड देख रहा है जो गांव में एड देख रहा है। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग, ऑल द कंपनीज, ऑल द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्फ्लुएंसर्स आर ट्राइंग टू एनहांस देयर मेंटालिटी।
वो उस मेंटेलिटी से बाहर लेकर आना चाहते हैं, ताकि विमेन अगर एम्पावर हो गई तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाएगी। आए समझ में? देन फोर्थ इज एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर कभी भी गांव में नहीं होता था। शहर में कैसा होता है, पुलिस थाना होता है, शहर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज कॉर्पोरेट्स होती है जो उनको रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ता है, बट गांव में ये सब चीजें नहीं होती है। तो रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स थ्रू प्रॉपर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। सर ये कैसा होगा? जैसे तुमको पता होगा कि शायद पहले एक अनटचेबल्स करके एक अलग से कम्युनिटी होती थी, कभी नाम सुना तुमने? अछूत लोग बोला जाता था उन्हें। दलित्स ये अलग से लोग होते थे पहले। ब्राह्मण्स अलग, लोहार अलग, किश्तकार अलग, ये सारे लोगों को अलग से प्रोविजंस दी जाती थी। हमारा जब से भारत का संविधान आया है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये सारे टाइटल्स को एबॉलिश कर दिया। पहले के लोग राजा महाराजा ऐसे रहते थे। आज ऐसे टाइप के कोई लोग बचे क्या? हमने ये कॉन्सेप्ट ही एबॉलिश कर दी। आज अनटचेबल नाम से कोई चीज नहीं रहेगी। आपको ट्रीट करना है आप ट्रीट करो, बट आप जेल जा सकते हो इस चीज के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सीधा सीधा बोल दिया है कि इस तरीके की कोई भी डिस्पैरिटी अब हमारे कंट्री में नहीं रहेगी। अब सारे इंसानों को सेम राइट्स है। अंबानी को भी वही राइट्स रहेंगे जो एक गरीब भिखारी को है। फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूं। तो जो राइट उसे है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू मूव इन एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो राइट्स इसे है वही राइट्स अंबानी को है। हमने सबको इक्वालिटी के राइट्स दे दिए हैं। तो ये एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर आया है। जैसे सेकेंडली डाउरी, दहेज। पहले डाउरी के नाम पे बहुत सारी हत्या हो जाती थी, बहुत सारे क्राइम्स होते थे। आज भी क्राइम्स होते हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि क्राइम्स नहीं होते, बट एटलीस्ट पहले हमारे पास में लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। आज हमारे पास में लॉ एंड ऑर्डर है। मतलब आज अगर ऐसा हो जाता है कि कोई सामने वाला पर्सन हमें डाउरी पे फोर्स कर रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में जस्टिस सीक कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारे पास में कोई लॉ नहीं था, पहले कोई ऑर्डर नहीं था, तो हमें उसकी सुनना पड़ता था। बट अब हमारे पास में लॉ एंड ऑर्डर है दैट आर वेरी स्ट्रिक्ट। कोई भी अगर डाउरी मांगता है उसे बिल्कुल आप कंप्लेन कर सकते हो और उसको मिनिमम 3 साल की सजा होती है। अब ये लॉ एंड ऑर्डर रहेगा तो लोगों के मन में डर रहेगा। जितना लोगों के मन में डर रहेगा, क्राइम थोड़ा तो कम होगा। आई बात समझ में? और ये जो भी रहेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ ये सारी चीजें शुरू तो मेंटालिटी से होगी ना। शहर की मेंटालिटी और गांव की मेंटालिटी, इसमें हमेशा फर्क तो रहने वाला है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने को देखेंगे नहीं, और अर्बन एरियाज में लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, 10 लोगों को देखते हैं, अपने से बेटर वालों को देखते हैं, वो चीज कुछ अडाप्ट करते हैं और वो चीज अडाप्ट करके किसी और को ट्रांसफर करेंगे। बट गांव में जब वो लोग देखेंगे नहीं अपने से बेटर वाले को, तो वो अडाप्ट क्या करेंगे? यही मेंटालिटी तो बदलना है। इसी के लिए रूरल डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस होता है। देन लैंड रिफॉर्म्स। रूरल डेवलपमेंट ensures effective implementation of land reforms such as ceiling on land holdings। पहले ऐसा होता था, एक इंसान के पास में 500 एकड़ खेत होता था और वो किसी और को बेचने के लिए रेडी नहीं था। अरे भाई, तू अगर किसी और को बेचेगा नहीं, किसी और को देगा नहीं, किसी गवर्नमेंट को भी देगा नहीं, तो हम वहां पे काम कैसे करेंगे? हमारा डेवलपमेंट तो हमेशा रुक जाएगा ना। अब मुझे अगर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एयरपोर्ट बनाना है, तो एयरपोर्ट के लिए मेरे को लैंड भी तो बड़ी लगेगी। तो तुम अगर बेचोगे नहीं तो वहां पे एयरपोर्ट बनेगा नहीं, एयरपोर्ट बनेगा नहीं तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा नहीं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं होगा तो इकोनॉमी में पैसा घूमेगा कैसे? आई बात समझ में? तो सर ये लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है? गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा दी है कि एक इंसान, अब आप पूछोगे कितनी लिमिट है, तो डिफर करता है एरिया टू एरिया, लैंड टू लैंड की कौन सी लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो सब अलग अलग है। तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा दी है कि एक इंसान के पास में मैक्सिमम इतनी ही प्रॉपर्टी हो सकती है, इसके बाद में वो प्रॉपर्टी ना खरीद सकता, और अगर खरीद लिया तो उसको पहले की एक प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, तब जाके ये सीलिंग लिमिट में आ जाएगा। सेकंड, रेगुलेशन ऑफ रेंट्स। सर पहले रेंट ऐसा होता था, अनशन कुछ भी रेंट होते थे, अब वैसा नहीं होता है। अब रेंट के ऊपर टैक्स लगना शुरू हो गया। तो जैसे रेंट के ऊपर टैक्स लगना शुरू हो गया तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के नजर में आते हो तुम लोग कि तुम लोग रेंट कितना ले रहे हो, वरना तुम अननेसेसरली किसी को भी एक्सप्लॉइट करके अननेसेसरी कुछ भी रेंट ले लोगे। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंसी राइट्स, जो टेनेंट होते हैं उसके राइट्स की मेरे पास में क्या क्या राइट्स है एटसेट्रा। दिस लीड्स टू रिडक्शन इन रूरल इनइक्वालिटी। जैसे एक लैंड रिफॉर्म ये भी है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो तुम जिस घर में रह रहे हो वो कंपल्सरीली एक्वायर कर सकती है, एंड यू कैन नॉट चैलेंज इट।
सपोज गवर्नमेंट को लगता है कि मुझे रेलवे स्टेशन एक्सपांड करना है, और वो रेलवे स्टेशन एक्सपांड करते टाइम में बीच में आपका घर आता है। फॉर एन एग्जांपल, एक रेलवे स्टेशन यहाँ पे है, अभी तक का रेलवे स्टेशन यहाँ पे है, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये रेलवे स्टेशन यहां तक का एक्सटेंड हो जावे, और लेकिन इस बीच आपका आता है यहाँ पे घर, तो बट ऑफ कोर्स आपको रेलवे ट्रैक ऐसा कर्व लेके तो जाएगी नहीं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हैज द 100% राइट्स कि ये आपका जो घर है ये कंपल्सरीली अक्वायर कर देवे, आपको उसके लिए पैसा देंगे, मार्केट वैल्यूएशन पे ही देंगे, बट आप उस टाइम पे ये नहीं बोल सकते कि सर मुझे भी बेचने की इच्छा नहीं है। आपके पास में ऑप्शन नहीं है कि आपको बेचना है या नहीं बेचना है, आपको ये प्लॉट बेचना ही पड़ने वाला है। आई बात समझ में? लैंड रिफॉर्म्स हुआ, देन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तुमको पता है सर, जो भी हमने बिल्डिंग्स बनानी है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, स्कूल्स बनाने हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनाने हैं, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम फोकस कर रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट लीड्स टू फर्दर प्रोग्रेस इन द बेसिक फैसिलिटीज सच एज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले गांव में बिजली नहीं होती थी, अब वो आने शुरू हो गई है। रोड कनेक्टिविटी, पहले शहर और गांव से रोड नहीं होते थे कनेक्टेड, हमने वो रोड्स कनेक्ट कर दी। इरिगेशन फैसिलिटीज हमने उसको इंप्रूव कर दी। 7th इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब व्हाट डू मीन बाय क्रेडिट? कोई हेल्प कर पाएगा? व्हाट डू मीन बाय क्रेडिट? लोन। ओके, तो लोन देने से क्या होता है, क्या फायदा है मेरा लोन देने से? मतलब अगर फार्मर को लोन ले रहे होंगे तो मतलब उनकी खेती के लिए, तो मतलब बैंक का भी यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। बैंक का डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा ओके। और मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा लोन मतलब फार्मर ले रहा है अपने खेती के लिए, तो मतलब इरिगेशन फैसिलिटी बोलो या कोई बोलो या फर्टिलाइजर बोलो, तो मतलब उनकी खेती का भी डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, मतलब यू मीन टू से कि लोन देना अच्छी बात है, हाँ, कम इंटरेस्ट के साथ थोड़ा। कम इंटरेस्ट के साथ, परफेक्ट। सर लोन तो पहले भी मिलता था, लेकिन पहले जो साहूकार लोग होते थे वो एक दिन में मतलब एक महीने का 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते थे। 3% पर मंथ आई एम सेइंग, मतलब साल का 36% की अब बात कर रहे हो, 39% की। तो सर ये इतना लोन अगर इंसान लेगा तो वो क्या कमाएगा, क्या लोन रिपे करेगा, क्या प्रॉफिट घर लेके जाएगा? तो सर गवर्नमेंट ने अलग अलग फैसिलिटीज, अलग अलग स्कीम्स प्रोवाइड करी है जिसके तहत किसान को लोन मिलेगा, वो भी एट अ वेरी नॉमिनल रेट, ताकि वो लोन ले, अपने पैसे से अपना एग्रीकल्चर करे, गवर्नमेंट को कुछ उसका पैसा देवे, कुछ पैसा उस जो भी इंटरेस्ट पे करना है वो देवे, और उसके बाद में भी उसके पास में प्रॉफिट बचे, ताकि धीरे धीरे उसको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे खेती के अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जितना वो खेती करेगा उतना देश में अनाज पैदा होगा, जितना देश में अनाज होगा उतना हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पैसे के तो कोई बिजनेस होने वाला है नहीं, और इसके पास में पड़े पड़े पैसा बढ़ने वाला है नहीं। तो अगर आप मुझे उधारी दोगे और मैं उससे प्रॉपरली बिजनेस कर पाऊंगा तो ही तो मैं अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर पाऊंगा ना। और प्रॉफिट के साथ में हमारा जो ये है ग्रेन्स है, जो भी फूड ग्रेन्स है, उसका स्टोरेज बढ़ जाएगा, उसका वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, और ये करके हमारा इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज आपकी क्रेडिट से शुरू होगी। रूरल डेवलपमेंट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ग्रोथ ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स बैंक्स सच एज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये नाम सुना होगा तुमने, अकोला जनता बैंक, अकोला कोऑपरेटिव बैंक, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक्स, ये नाम सुना है तुमने कभी? गधेड़ो, हाँ। This is vital, this is important for providing subsidized credit facilities to the farmers. हमारे पास में एक बैंक है जो सिर्फ और सिर्फ लोन देती है किसानों को, उसको बोला जाता है नाबार्ड। नाबार्ड, दैट इज, ए भाई तू किधर गया? चल ना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बैंक आपको लोन दे ही नहीं सकती है अगर आप एग्रीकल्चर नहीं करते हो तो, या अगर आप किसान नहीं हो तो।
ये बैंक सिर्फ और सिर्फ रूरल डेवलपमेंट्स और एग्रीकल्चर के लिए ही आपको लोन देगी। तो गवर्नमेंट ने इन ऐसे सारी बैंक्स को इनॉग्रेट किया है, ऐसे सारी बैंक्स को इनोवेट किया है ताकि जो भी किसान है वो डायरेक्टली ऐसे बैंक के पास में जावे और डायरेक्टली उनसे लोन ले ले। आई बात समझ में? And last is eradication of poverty. Rural development leads to an increase in the rural incomes and standard of living. This helps in eradication of the poverty. सर जैसे जैसे गांव में हमने डेवलपमेंट लाई है वैसे वैसे उनकी गरीबी कम होती गई है। जैसे जैसे उनकी गरीबी कम होगी वैसे वैसे इन लोगों की अमीरी बढ़ेगी। जैसे जैसे इनकी अमीरी बढ़ेगी हमारा ऑटोमेटिकली रूरल का अर्बनाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। अरे लॉजिकल है नहीं है? ठीक है। What are the significance of the rural development in India? फटाफट पढ़ के दो, लर्न करके चाहिए।